गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 30 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी इनफैक्ट वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी लोग पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन, AIMC बोलते हैं, अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किसके अधीन किया गया है? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी है नीति आयोग या ऑप्शन डी है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका जवाब सभी लोग अटेम्प्ट करें, सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। गरीब सवर्णों को आरक्षण के लिए 8 लाख की होगी आय सीमा। सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। ये समिति का नाम इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे, इनकी अध्यक्षता में सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसके अध्यक्ष थे अजय भूषण पांडे। इन समिति ने डिसाइड किया है कि EWS का जो आरक्षण है, बेसिकली उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है। इसी तरह का कुछ प्रोविजन OBC आरक्षण के लिए भी किया गया। अगर आप OBC कैटेगरी में हैं और आपकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो आप ऐसे कंडीशन में OBC में क्रीमी लेयर में आते हैं और आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अगर आपकी आय 8 लाख रुपए से कम है तो ऐसे कंडीशन में आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC में और आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। तो यही कुछ प्रोविजन किया गया है अजय भूषण पांडे समिति के द्वारा कि जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम हो उन्हें EWS आरक्षण का लाभ दिया जाए। सबसे पहले हम देखते हैं EWS के बारे में। EWS मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 10% EWS को आरक्षण दिया गया था और इसके लिए संवैधानिक संशोधन लाया गया था। 103 संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन आया था, 2019 में आया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है जनवरी या फरवरी महीने में आई थी। इस संविधान संशोधन के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण का लाभ दिया गया और इसके लिए दो अनुच्छेद में संशोधन किए गए हैं। ये अनुच्छेद थे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में 15(6) जोड़ा गया, सब क्लॉज 6, और आर्टिकल 16 में भी 16 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया और इसके तहत EWS का आरक्षण दिया गया। तो ये कई बार आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में EWS के आरक्षण का प्रोविजन है। 15(6) और 16(6) ये दोनों ही आर्टिकल में EWS आरक्षण का प्रोविजन बेसिकली किया गया। 10% के कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत के शैक्षिक और आय असमानता को संबोधित कर सकता है क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उसकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थान या सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया था। तो EWS आरक्षण के माध्यम से बेसिकली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको बेसिकली लाभ हो रहा है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रख सकते हैं कि जो इंदिरा साहनी का वाद हुआ था 1992 में, एक फेमस वाद हुआ था आरक्षण को लेकर के, और वो वाद था इंदिरा साहनी वाद। इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी वकील है, इन्होंने केस फाइल किया था और ये वाद काफ़ी फेमस है, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी फेमस है इंदिरा साहनी वाद। और इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन लेते हुए कहा था कि आरक्षण की सीमा जो होगी वो 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए था। किसी भी कंडीशन में टोटल आरक्षण मिला दिया जाए तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो। EWS आरक्षण बेसिकली इस बात का उल्लंघन करता है क्योंकि अगर टोटल आरक्षण देखा जाए EWS आरक्षण को मिला करके तो अब लगभग 60% के आसपास आरक्षण लोगों को मिलता है टोटल। तो इंदिरा साहनी वाद का जो है कहीं ना कहीं ये उल्लंघन है, लेकिन बावजूद इसके सर्वोच्च न्यायालय इसको एक्सेप्ट कर रही है, देश की जनता इसको एक्सेप्ट कर रही है। सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम है ये। बाकी इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको एक बार यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग।
एक बार इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। अटल नवाचार रैंकिंग में पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास, एज यूजुअल पहले भी आईआईटी मद्रास अटल नवाचार रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग का जो पूरा नाम है वो बेसिकली है ARIIA। इसे कहा जाता है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में मद्रास को, आईआईटी मद्रास को पहला स्थान पर दिया गया। यानी आईआईटी मद्रास वो इंस्टीट्यूट है जो इनोवेशन को लेकर के लगातार काम करती है और सबसे अच्छा काम करती है। इससे पहले भी 2020 में भी इस रैंकिंग में पहला पोजीशन दिया गया था आईआईटी मद्रास को। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन अचीवमेंट इज ए इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय का बेसिकली एक इनिशिएटिव है। बाकी इसको देख सकते हैं और इसको आप लोग याद रख सकते हैं। वनडे एग्जाम में, स्टेट पीसीएस वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि किस अटल नवाचार रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है, क्या किस इंस्टीट्यूट को पहला स्थान मिला है, तो आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है। दिल्ली में अभी येलो अलर्ट ही जारी रहेगा। देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है येलो अलर्ट, आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर येलो अलर्ट क्या है। ये जो टर्म है येलो अलर्ट, आखिर येलो अलर्ट क्या है? तो ये बेसिकली प्रोविजन किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, आपदा को लेकर के देश में एक शीर्ष निकाय है, देश में एक सर्वोच्च निकाय है जो आपदा को लेकर के डिसीजन लेने का काम करती है। और इसकी स्थापना किया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा 27 सितंबर 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसी तरह से राज्य में, प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आज डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बेसिक पॉइंट एक आ गया है कि येलो अलर्ट, दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट जारी किया, इसका क्या मतलब होता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ही 3 टर्म लाया गया था। एक तो ऑरेंज अलर्ट था हमारे लिए, दूसरा था येलो अलर्ट और तीसरा था रेड अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट अगर कहीं जारी होता, आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा कहीं अगर ऑरेंज अलर्ट जारी होता है, इसका मतलब है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आप पे संभावित खतरा है। अगर येलो अलर्ट जारी होता है तो येलो अलर्ट मतलब होता है कि वॉच कीजिए, आप पूरा प्रिपेयर रहिए, आप पूरा फोर्स तैयार करके रखिए, आप एनडीआरएफ की टीम तैयार करके रखिए, आप डॉक्टर्स तैयार करके रखिए, आप सब कुछ तैयार करके रखिए। वॉच सिचुएशन में आप हैं और आप बी प्रिपेयर्ड, यानी सब कुछ को आपको तैयार करके रखना है। और तीसरा होता है रेड अलर्ट। अगर रेड अलर्ट जारी हो गया इसका मतलब है कि अब आपको काम करना। रेड अलर्ट जारी हो गया मतलब कि आपके यहाँ कोरोना का सिचुएशन काफ़ी फैल चुका है, रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी अब आपको काम करना है, यू शुड टेक एक्शन, राइट। तो बेसिकली ये तीनों ही अलर्ट के बारे में आपकी जानकारी आपको होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने लगाया 351 वस्तुओं के आयात पे प्रतिबंध, तीसरी सूची जारी की है। देखिए, रक्षा को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है और इतना लगातार सरकार काम कर रही है अभी कि रक्षा में भारत टॉप 50 निर्यातक देश में शामिल हो गया। विश्व के टॉप 50 निर्यातक देश में शामिल हुआ। पिछले वर्ष से मैं डिस्कस कर रहा हूँ रक्षा को लेकर के, जो भारत सरकार काम कर रही है उसको लेकर के। पिछले 5 वर्ष में भारत का रक्षा जो है 334% बढ़ा है, 334% पिछले 5 वर्ष में भारत का रक्षा बढ़ा है। और भारत 75 देशों को, 75 देशों को रक्षा निर्यात करना शुरू कर दिया। भारत अपनी जरूरत का 60% रक्षा आयात करता है और विश्व के दूसरे
सबसे बड़ा आयातक है। विश्व का सबसे बड़ा रक्षा आयातक कौन है? तो सऊदी अरब। ये क्वेश्चन भी पूछा है स्टेट पीसीएस में कि विश्व का सबसे बड़ा रक्षा आयातक कौन है, सबसे अधिक डिफेंस सामान का इंपोर्ट कौन करता है? तो अभी सऊदी अरब पहला नंबर पे चला गया और दूसरा नंबर पे हमारा देश भारत है। अब सरकार क्या कर रही है कि सरकार डिसीजन ले रही है। सरकार डिसीजन ये ले रही है कि सरकार कई सारे रक्षा उपकरण हैं जिसको सरकार बोल रही है कि हम खुद बनाएंगे और उसके बाद जो है हम इसे विदेश से मंगाना बंद कर देंगे। अगर रक्षा उपकरण विदेश से आता है तो उससे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है, हमारा डॉलर जाता है उन देशों के पास, हमारा विदेशी मुद्रा खर्च होता है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार ने डिसीजन लिया कि हम कुछ कुछ उत्पाद को टारगेट फिक्स करेंगे। जैसे सरकार ने टारगेट फिक्स किया था पिछले वर्ष कि 69 रक्षा उत्पाद को हम दिसंबर 2020 तक प्रतिबंधित कर देंगे उसके आयात को। यानी ये जो 69 उत्पाद है इसका निर्माण पूरी तरह से इंडिया में होगा, इसके आयात को हम पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देंगे। उससे पहले सरकार ने ये फैसला लिया था कि 101 रक्षा उपकरण को जो हम दिसंबर 2025 तक प्रतिबंधित कर देंगे आयात इसके, यानी दिसंबर 2025 तक हम इसका निर्माण करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली डिफेंस को लेकर के, डिफेंस सेक्टर में भारत क्या क्या कर रहा है और डिफेंस के सेक्टर में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है, इसको लेकर के मैं कभी फिर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। लेकिन आज चूंकि ये न्यूज़ सामने आया था इसलिए मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय अभी क्या कर रहा है कि कुछ वस्तु को डिसाइड कर रहा है। जैसे रक्षा मंत्रालय ने डिसाइड किया कि 351 रक्षा का जो उपकरण है उसको भारत में ही निर्माण करना शुरू कर देंगे, और भारत में निर्माण करना शुरू कर देंगे तो उसके जो आयात है उसको हम प्रतिबंधित कर देंगे। इस तरह का काम रक्षा मंत्रालय कर रहा है और निश्चित तौर पर रक्षा के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ज़रूरी भी है कि सबसे पहले उस वस्तु का, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे उपकरण हैं जो हम रूस से आयात करते हैं, तो सबसे पहले हम उस वस्तु का, उस पर्टिकुलर रक्षा उपकरण का हम खुद से निर्माण करना शुरू कर दें और उसके बाद हम उसको प्रतिबंधित कर दें। उसके बाद हम रूस से उसको आयात नहीं करें, उसका निर्माण इंडिया में ही होना शुरू हो। इससे क्या होगा कि हमारे जो विदेशी मुद्रा काफ़ी जो चला जाता है रक्षा उपकरण के आयात करने पे, वो बचा रहेगा। तो बेसिकली डिफेंस के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर रहने के लिए ये सारे के सारे काम कर रहा है। इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि हमें डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है और इसके लिए सरकार इस तरह का स्टेप उठा रही है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम, UPA बोलते हैं इसको, UAPA, UPA ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जाकिर हुसैन को तलब किया गया, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन UPA एक्ट आया था 1967 में आया था और 2019 में इसमें फिर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो बेसिकली आप सभी को UPA एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एडिटोरियल एक आज हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे डिस्कस करना है आप सभी के साथ, मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा उस एडिटोरियल को। अच्छा देखिए, यहाँ पे भी ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक संस्थान इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले पंजाब में आतंकवादी घटना हुआ था, तो इस संस्थान के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में किया गया था मुंबई अटैक के बाद। अगर देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि होती तो बेसिकली ये संस्थान काम करेगी। अगर कोई आतंकवाद से संबंधित घटना होगी तो वहाँ पे जांच करने का काम सिर्फ और सिर्फ NIA ही करता है। गेम चेंजर हो सकती है PLI स्कीम। PLI स्कीम बेसिकली क्या है? PLI स्कीम जो है, PLI की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जितना आप प्रोडक्शन कीजिएगा हम आपको उतना इंसेंटिव देंगे। आप मान लेते हैं कि 100 वस्तु बनाते हैं तो 100 वस्तु के लायक ही हम आपको इंसेंटिव देंगे। आप 1000 वस्तु बनाते हैं तो 1000 वस्तु के लायक हम आपको इंसेंटिव देंगे, और आप 1 लाख वस्तु बनाते हैं तो 1 लाख वस्तु के लायक हम आपको इंसेंटिव देंगे। तकरीबन 13 ऐसे सेक्टर हैं जिसको सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि सरकार उसमें PLI स्कीम सरकार लाई है। इसका मतलब है कि उस 13 सेक्टर में जितना निर्माण को बढ़ावा दे रही है भारत सरकार,
जितना कंपनी कोई निर्माण करेगी उतना ही उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए बेसिकली ये लाया गया था। आत्मनिर्भर पैकेज 1 के तहत 2020 में इसे लाया गया था। आई थिंक अप्रैल 2020 में इसे लाया गया था। भारत को हमें आत्मनिर्भर करना है, भारत को मेक इन इंडिया को हमें साकार करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें आत्मनिर्भर होना है। तो ऐसे कंडीशन में PLI स्कीम की आवश्यकता हमारे देश को है। ब्याज रहित पैसा वापस दे बिल्डर। देखिए, न्यूज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि ब्याज रहित पैसा वापस दे बिल्डर। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरह के न्यूज़ बाद भी आप देखोगे, लेकिन ये संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एज ए संस्थान, इस संस्थान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बैकग्राउंड में अगर आप जाओगे तो इसके बैकग्राउंड में है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सबसे पहले आया था 1986। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेसिडल कमीशन NCDRC एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसकी स्थापना 1986 में किया गया था। और एक फेमस एक्ट है हमारे पास और उस फेमस एक्ट का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। कोई सामान आप खरीदते हैं, आपको पसंद नहीं आता है, आप उसको रिटर्न करते हैं, कंपनी रिटर्न करने से मना करती है, आप जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट का प्रोविजन किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। हाल में ही इसमें अमेंडमेंट किया गया है, इसमें सुधार किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1988 में हुआ है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त जज के द्वारा किया जाता है। यानी इस आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के आसीन जज भी हो सकते हैं। रिटायर्ड जज, मोस्टली रिटायर्ड जज ही होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो आसीन जज होंगे उनको समय नहीं मिलेगा कि इस कोर्ट में आकर बैठे हैं, तो मोस्टली इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि NCDRC के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। 1 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की शिकायत का निवारण करना, राज्य आयोग या जिला स्तरीय मंच के आदेश की अपील एवं पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के अनुरूप कार्य करना। देखिए, बेसिकली 3 तरह के कोर्ट का प्रोविजन किया गया। अगर आप जाओगे उपभोक्ता विवाद में जाओगे, या अगर मान लेते हैं कि आपको 1000 रुपये का आप कोई सामान परचेज करते हैं और 1000 रुपये का सामान परचेज करते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है उस सामान से, आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना है, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे आप, इसके लिए प्रोविजन किया गया। तो 3 तरह का प्रोविजन किया गया। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट है, एक है स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट और एक है आपको नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट। तो सब के लिए फिक्स किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट के लिए इतना से इतना रुपए का विवाद होगा तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट जाएगा लोग, इतना से इतना का विवाद होगा तो जाकर के स्टेट लेवल कंज्यूमर कोर्ट जाएगा, और इतना से इतना विवाद होगा यानी काफ़ी बड़ा अगर अमाउंट होता है तब जाकर के लोग नेशनल लेवल पे जो है कंज्यूमर कोर्ट होता है वहाँ पे जाता है। तो ये बेसिक प्रोविजन था, मैं इस पर भी डिटेल से डिस्कस नहीं किया हूँ आज। 2019 में जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें बेसिकली प्रोविजन किया गया था कि जिला लेवल पे जो मैटर जाएगा, यानी जिला लेवल पे जो आयोग है या जिला लेवल पे जो कोर्ट होगा कंज्यूमर कोर्ट, उसमें जो मैटर जाएगा वो 1 करोड़ रुपए तक का मैटर जाएगा। अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं या 1 करोड़ रुपए तक का कोई डिस्प्यूट होता है तो आप जिला लेवल के कोर्ट तक जा सकते हैं। राज्य लेवल का जो कोर्ट होगा 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का कोई प्रोविजन होगा तो आप राज्य लेवल के कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में। और 10 करोड़ से ऊपर का कोई मैटर होगा तो ऐसे कंडीशन में आप नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बेसिकली डिवाइड किया गया है और इसको हाल में ही अपडेट किया गया है, 2019 में इसमें अपडेट किया गया। भविष्य का भारत बनाने का संकल्प, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। 2022 में हम किस तरह से प्लान करें अपने भारत को।
और ख़ास करके 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएंगे उस समय में किस तरह का भारत होना चाहिए, इसकी चर्चा इसमें किया गया है। और उस समय के भारत में क्या क्या खामी हो सकती है जिसको अभी से हमें देखने की आवश्यकता है। मसलन हमारी औसत आयु वर्तमान में है आपको 29 वर्ष, यानी भारत युवाओं का देश है। 65% आबादी जो है यहाँ पे युवा, जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। लेकिन 2047 में हमारी आबादी ऐसी नहीं होगी। 2047 में हमारी आबादी जो है 170 करोड़ के आसपास होगी, और 170 करोड़ में लगभग 34 करोड़ बुजुर्ग होंगे, यानी प्रत्येक 5 व्यक्ति पे एक व्यक्ति बुजुर्ग होगा भारत में। तो बुजुर्गों की आबादी 2034 तक बढ़ेगी। अगर बुजुर्ग की आबादी बढ़ी तो ऐसे कंडीशन में बुजुर्ग को पेंशन देना पड़ेगा, तो पेंशन पे सरकार का खर्च बढ़ेगा। रोजगार की संकट होगी, बुजुर्ग लोग अधिक आएंगे, युवा की संख्या कम होगी, तो ऐसे कंडीशन में रोजगार का निश्चित तौर पर संकट होगा। बुनियादी ढांचा के लिए भुगतान की क्षमता नहीं बचेगी सरकार के पास, सरकार का पैसा पेंशन में चला जाएगा, तो बुनियादी ढांचा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार खर्च कम कर पाएगी। तो इस तरह की समस्या हमारी आ सकती है। इसलिए कई सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज करना चाहिए। हमारे पास जो वर्तमान में युवा आबादी है उसका हमें यूज करना चाहिए। और मेंस पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खास करके ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौशल विकास में, जहाँ पे जापान में अगर आप जाओगे तो 90% से अधिक लोग कौशल हैं, उपयुक्त कौशल हैं। भारत में सिर्फ 2% लोग कौशल हैं, यानी रोजगार के लायक हैं। हमारे पास विश्व के सबसे अधिक युवाओं की संख्या है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस युवाओं को प्रशिक्षित करें और उसमें काम में लगाएं। विश्व को हम युवा सप्लाई कर सकते हैं। मसलन जापान की आबादी आज बुजुर्ग हो चुकी है, जापान की औसत आयु 45 वर्ष से अधिक है। तो ऐसी कंडीशन में जापान को अगर ज़रूरी है तो हम वहाँ भी अपने युवाओं को प्रशिक्षित करके भेज सकते हैं। चलिए फिर से एडिटोरियल पे लौटते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा है कि अभी भारत में पर कैपिटा इनकम जो हमारा है वो 1947 है, $9047 है। इतना डॉलर प्रति व्यक्ति है। हम निम्न मध्यम आय वाले देशों की कैटेगरी में आते हैं। अगर 2047 तक हमारी इनकम बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। देखिए 2047 तक हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। तो जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी जनसंख्या भी तो इंक्रीज होगी, हमारी पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज होगी। तो एक तरफ से जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने की संभावना घट जाती है। क्योंकि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, जीडीपी अपॉन जनसंख्या पर कैपिटा इनकम होता है, और जीडीपी भी बढ़ रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारी आय स्टेगनेंट ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। 2047 तक जो वर्तमान में 1947 प्रति व्यक्ति डॉलर प्रति व्यक्ति हमारी आय है, उससे बढ़ाने की आवश्यकता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको आप लोग कभी कोट कर लीजिएगा। तेंदुलकर समिति आई थी, और अभी जो है हमारे देश का जो मानक है वो बेसिकली तेंदुलकर समिति है। हमारे देश का जो गरीबी का मानक है वर्तमान तक वो तेंदुलकर समिति है। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, क्या कहा था? तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में 21.9 करोड़ लोग गरीब हैं। ठीक है, सवाल ये होता है कि अगर 21.9 करोड़ लोग ही गरीब हैं भारत में, तो 80 करोड़ लोगों को आप गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? सरकार चीख के बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोरोना के समय में उनकी हेल्प करने के लिए अन्न प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये बात तो तय है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, ये बात तो तय है। तो फिर तेंदुलकर समिति के डाटा को क्यों ऑथेंटिकेट हम माने? तो इसलिए राइटर का कहना है कि इसका मतलब कि देश में लगभग 80 करोड़ लोग हमारे देश में गरीब हैं, और हमें 80 करोड़ लोगों की गरीबी को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। विगत 7 साल में 8.5 लाख लोग ने भारत की नागरिकता छोड़ी है, और न सिर्फ भारत की नागरिकता छोड़ी है, भारत की नागरिकता छोड़ने के साथ साथ भारत में जो अपनी संपत्ति है उसको बेच के विदेश भी गया। इसका मतलब है कि भारत से धन का पलायन हुआ, संपत्ति का पलायन हुआ, वो भारत की संपत्ति को लेकर के विदेश गया। दूसरी ओर भारतीय कंपनी का विदेशी अधिग्रहण,
आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, हमारी अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट थी, जिसको अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी वॉलमार्ट ने परचेज कर लिया। तो भारतीय कंपनी का दूसरी ओर एक तरफ हमारी जो पलायन है वो बढ़ रही है, दूसरे देश जा रही है, और हमारी पलायन दूसरे देश जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसी कंडीशन में हो रहा है कि संपत्ति लेकर वो दूसरे देश जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है विदेशी कंपनी हमारे देश की अपनी कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि पावर सेंट्रिक हो रहा है, कुछ लोगों के पास पावर चला जाएगा, या कुछ विदेशी लोगों के पास भारत का पावर जा सकता है, ये संभावना जाहिर किया जा रहा है राइटर के द्वारा। अच्छा, सवाल ये होता है कि इसका समाधान क्या है, तो इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहला पॉइंट राइटर ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, ये टारगेट लीजिए। भारत के लोग लंबे टारगेट लेते हैं, एक लंबा टारगेट लीजिए कि 2047 तक हमें विकसित करना है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए दो काम इन्होंने बताया बेसिकली। एक तो 2047 तक भारत को विकसित करना है, तो जो भारत से विदेश चले गए हैं लोग, जो काफ़ी प्रशिक्षित हैं, उससे भारत में लौट के काम करने की ज़रूरत है। जैसे रघुराम राजन IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रह चुका था, IMF का, इंडियन मॉनेटरी फंड का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, और फिर भारत आकर के काम किया हुआ। तो इसी तरह से जो विदेश में लोग हैं जो अच्छे पोस्ट पे हैं, वो फिर से भारत आकर के भारत की विकसित करने में मदद करें। 2047 का हमारा टारगेट है भारत को विकसित करना, और उस समय तक वो लोग भारत लौट करके हमारी मदद करें, ये राइटर का कहना। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि अगर 2047 तक भारत को उच्च आय सीमा में लाना है, तो हमारे पास वर्तमान में जो हमारा GDP है वो है $2.97 ट्रिलियन। 2024 का आप सभी को ज्ञात होगा कि 2024 का टारगेट है हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। अभी 2.97 है, 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और अगर 2047 तक हमें विकसित होना है तो हमें 31.52 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और अगर हम इतना इकोनॉमी बनाना शुरू कर दें, इतना इकोनॉमी हमारी बन जाएगी, लगभग 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी 2047 तक, तब हमारी प्रति व्यक्ति आय जो होगी $19,542 प्रति व्यक्ति होगी, और भारत उच्च आय सीमा में शामिल हो जाएगा। तो ये राइटर का कुछ सजेशन है, बाकी इसको आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा मुझे एडिटोरियल पढ़ करके। देखो, किराए की कोख के बारे में, कारोबार पर लगाम। किराए की कोख क्या होता है बेसिकली। शाहरुख खान का एक बेटा है, आपने देखा होगा, अबराम नाम है, आई थिंक शाहरुख खान का सबसे छोटा बेटा है। तो शाहरुख खान का सबसे छोटा बेटा है अबराम। तो वो जो है सरोगेसी मदर के द्वारा, किराए की कोख के द्वारा उनका जन्म हुआ। किराए की कोख क्या होता है कि किराए की कोख होता है कि हम किसी पर्टिकुलर लड़की को पैसा दें, और पैसा देने के साथ उनकी देखभाल करें, और जो मेल का शुक्राणु है उसको इनबिल्ट किया जाता है कृत्रिम तरीके से फीमेल में, और वो प्रेग्नेंट होती है, और उसके बाद जो है 9 महीने के बाद वो बच्चा को जन्म देती है, और बच्चा को सौंपने के बाद वो चली जाती है। फिर तो उनका काम सिर्फ यही होता है कि बच्चा को जन्म देना, और बच्चा को जो रियल ऑनर है, जिन्होंने उन्हें पैसा दिया जन्म देने का, उनको सौंप करके वो चली जाए। इस कानून का कई मिसयूज हो रहा था। आपने एक मूवी भी देखा होगा, एक मूवी हाल में आया था, मिमी एक मूवी आया था, वो भी इसी पे आधारित था। तो इसके कई मिसयूज हो रहे थे। मिसयूज कैसे कि मतलब हम सक्षम हैं, मतलब एक व्यक्ति या एक महिला सक्षम है बच्चा पैदा करने में, लेकिन वो ये जिम्मेदारी किसी और को दे रही है पैसा के दाम पे। तो इसका मिसयूज हो रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने सरोगेसी को लेकर के अधिनियम बनाया है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल चुका है। इसको यहाँ पे देख सकते हैं, उसी का कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट तो मुझे दिख नहीं रहा, आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भी कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का चर्चा हो, मैं लगातार बोलता हूँ पेपर पढ़ने का मतलब है कि पेपर को आप स्टैटिक पोर्शन से रिलेट कीजिए। जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर का चर्चा है तो आपको पता होना चाहिए, आप जाकर के हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। आई थिंक नरसिंह वर्मन ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। जब भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का चर्चा हो तो अपने बुक से जाकर के उस पार्ट को पढ़ लें, इसी तरह से आपकी तैयारी होगी। अमेरिका का $777 अरब का रक्षा बजट।
विश्व में सबसे अधिक अमेरिका का रक्षा बजट है 777 अरब डॉलर का। चीन का लगभग 250 अरब डॉलर का है और भारत तीसरा नंबर पर आता है। आई थिंक भारत का 88 अरब डॉलर का या 80 अरब डॉलर का भारत का रक्षा बजट है। तो आप सोचिए भारत का रक्षा बजट 80 अरब डॉलर का और अमेरिका का 770 अरब डॉलर है, यानी भारत के रक्षा बजट से लगभग 10 गुना है अमेरिका का रक्षा बजट। चलिए इतना ही आज इंपॉर्टेंट था। इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। मैं रिटर्न होता हूं क्वेश्चन पे। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना किया गया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।